कोरोना वायरस से फैली महामारी के बारे में हम सब जानते ही हैं और इस एक महामारी ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। लाखों करोड़ों लोग मारे गए, कई लोगों की नौकरियां छीनी गईं, बिजनेस बर्बाद हो गए और इसके साथ ही कई लोगों ने अपने परिवार के लोगों को भी खो दिया। वहीं ज्यादातर मामलों में कोरोना की वजह से बीमार हुए लोगों की जान बच जाने के बावजूद भी उनके फेफड़े बेहद कमजोर हो गए हैं। लेकिन इस महामारी का असर सिर्फ इंसानों के शरीर पर ही नहीं हुआ, बल्कि हमारी दिमागी हालत को भी इसने बुरी तरह से प्रभावित किया है। देश में कोरोना फैलने के दौरान दिमागी बीमारियों के शिकार लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती गई है। डिप्रेशन, एंजाइटी और आइसोलेशन जैसी दिमागी बीमारियां आज घर घर तक पहुंच चुकी हैं। और ऐसा नहीं है कि कोरोना से पहले लोग दिमागी तौर पर पूरी तरह से ठीक थे। माना तो ये भी जाता है कि दुनिया में 10 में से 2 लोग किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी से जूझ रहे होते हैं। लेकिन हुआ यूं कि कोरोना ने इन लोगों की संख्या में अचानक ही बढ़ोतरी कर दी। दरअसल कोरोना के कारण लोग एक लंबे समय तक लॉकडाउन में यानी घर के अंदर ही रहे। साथ ही इस दौरान लोग ना तो घरों से निकल पाए और ना ही किसी और से मिल पाए। अपने दोस्त, रिश्तेदारों और बाकी समाज से दूर होने से लोगों के दिमाग पर इसका गहरा असर पड़ने लगा। खासकर कम उम्र के लोग भी डिप्रेशन, तनाव और अकेलेपन जैसी दिक्कतों का सामना करने लगे। मानसिक रूप से जुड़ी ये सारी प्रॉब्लम्स अब इतनी आम हो चुकी हैं कि ज्यादातर लोगों का इन पर ध्यान ही नहीं जाता। जबकि ये बीमारियां इतनी खतरनाक होती हैं कि इंसान की जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं। पर इनके बारे में आज ज्यादा जानकारी न होने की वजह से लोग इन बीमारियों के लक्षण दिखाई देने पर भी न तो इनका इलाज कराते हैं और न ही इन पर ध्यान देते हैं। उल्टा पागल समझे जाने के डर से कोई इनके बारे में बात भी नहीं करता। इन्हीं मानसिक समस्याओं को ध्यान में रखकर प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जूली स्मिथ ने हाल ही में एक किताब लिखकर इन बीमारियों के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने 10 साल एक साइकोलॉजिस्ट यानी दिमागी बीमारियों के डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस की है और सोशल मीडिया के जरिए मानसिक समस्याओं पर जागरूकता फैलाने का काम करती रही थी। एक थेरेपिस्ट के रूप में अपने एक्सपीरियंस को किताब के रूप में लिखकर जूली ने बताया कि हमारी आज की जिंदगी इतनी उतार चढ़ाव भरी है कि इनमें मानसिक दिक्कतों का सामना करना बहुत आम हो गया है। लोगों के पास आमतौर पर इतना वक्त भी नहीं होता कि वो इनके लिए किसी साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाकर सलाह ले सकें। ऐसे में जूली स्मिथ की बुक व्हाई हैज नोबडी टोल्ड मी दिस बिफोर रोजमर्रा की जिंदगी में के बाद आप न सिर्फ अपने शरीर में दिखाई देने वाली मानसिक समस्याओं के सिम्टम्स यानी लक्षण को पहचान पाएंगे, बल्कि उनका सही ढंग से इलाज भी कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हम शुरू करते हैं जूली स्मिथ की किताब व्हाई हैज नोबडी टोल्ड मी दिस। मूड खराब क्यों होता है? इस किताब की शुरुआत करते हुए लेखिका जूली स्मिथ कहती हैं कि हम सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। यानी हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ अच्छे दिन आते हैं और कुछ बुरे। लेकिन कई बार कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी हो जाती है जैसे उनकी जिंदगी में बुरे ही बुरे दिन भरे हों। ऐसे में उनका मूड भी खराब होता है और खराब मूड का असर उनकी जिंदगी पर भी साफ देखा जा सकता है। वहीं ऐसे में कुछ लोग इस हालत को अपनी किस्मत भी मानकर बैठ जाते हैं। ऐसे लोग अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करने लगते हैं जो उनकी नजर में जोश और एनर्जी से भरे हुए होते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद उदास या दुखी रहना उनकी पर्सनैलिटी का ही हिस्सा है और जो लोग खुश दिखाई देते हैं उन्हें भगवान ने ऐसा ही बनाया है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। इस बात का एग्जाम्पल देते हुए जूली हमें समझाती हैं कि अगर आप अपने शरीर का टेम्परेचर देखें तो वो या तो एकदम नॉर्मल होगा या थोड़ा ठंडा या थोड़ा गर्म। और हो सकता है कि किसी दिन सर्दी हो और आप घर से जैकेट ले जाना भूल जाएं, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो सकता है। साथ ही ये भी हो सकता है कि आपकी कोई बस निकल रही हो और आप उसका पीछा करने के लिए बहुत तेजी से भागें। ऐसे वक्त में आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास जो चीजें होती हैं उनका हमारे शरीर पर सीधा असर पड़ता है और ये बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। हमारा मूड कैसा है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे आसपास की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। एक बार अगर ये बात समझ लें कि किस वजह से हमारा मूड खराब हो रहा है, तो फिर हमारे लिए उससे छुटकारा पाना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे आपको पता चल जाए कि आपको ठंड इसलिए लग रही है क्योंकि आप जैकेट लेकर नहीं निकले थे, तो अगली बार आप घर से जैकेट लेकर निकलेंगे। हमारे दिमाग से जुड़ी ज्यादातर दिक्कतों का इलाज भी इसी तरह बेहद आसानी से हो सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि हम उसे इग्नोर करने की बजाय उस पर ध्यान दें।
अब हम इस सवाल पर आते हैं कि हमारे मन में जो भी फीलिंग्स आती हैं वो असल में बनती कैसे हैं। अब इसे समझने के लिए मान लीजिए कि आप सुबह सुबह गहरी नींद में सोए हुए हैं और उसी वक्त अचानक से अलार्म बजता है और उसकी आवाज इतनी तेज है कि आपका मूड खराब होने लगता है। आप उस अलार्म को थोड़ी देर के लिए स्नूज करके रोक देते हैं, लेकिन वो फिर से बज उठता है। उस वक्त आप नींद से उठना नहीं चाहते, लेकिन आपको याद आता है कि अगर टाइम पर नहीं उठा गया तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे और आपका ऑफिस का काम अधूरा रह जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आपकी कोई जरूरी मीटिंग भी छूट जाए। ये सब सोचकर आप परेशान होने लगेंगे। तब हम कह सकते हैं कि आपका मूड खराब है। लेकिन सुबह सुबह सिर्फ अलार्म सुनने से आपका मूड खराब हुआ क्यों? इसका पता लगाने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। आपको याद होगा कि रात को देर तक ऑफिस में काम करने के बाद आप घर आए। उस वक्त आप इतना थके हुए थे कि जाते ही बिस्तर पर लेट गए। वहीं थकान की वजह से प्यास लगने पर आप उठकर पानी पीने भी नहीं गए। इस बीच रात को बच्चों की नींद खुल गई और उनकी वजह से आप भी ठीक से सो नहीं पाए। तो अब आपके शरीर में पानी और नींद दोनों की कमी है। ऐसे में सुबह सुबह अलार्म सुनकर आपकी गहरी नींद टूट जाती है और आपका शरीर आपके दिमाग को स्ट्रेस हार्मोन्स भेजने लगता है। स्ट्रेस हार्मोन्स वो हार्मोन होते हैं जिससे आपके दिमाग को ये अंदाजा लगता है कि आपके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर को होने वाली दिक्कतों की वजह से हमारा मूड भी खराब हो सकता है। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारे शरीर के साथ जो भी चीजें होती हैं उनका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, चाहे वो हमारा रिलेशनशिप हो, हमारा कोई पास्ट या प्रेजेंट, या फिर हमारी लाइफस्टाइल में होने वाली गड़बड़। अक्सर हमसे ये कहा जाता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके साथ हो जाता है, लेकिन कई बार चीजें इसकी उल्टी भी होती हैं। यानी ऐसा भी होता है कि आप जिन चीजों को अपने आसपास फील कर रहे हैं उसकी वजह से आपके सोचने के तरीके पर भी असर पड़ने लगता है। ऐसे में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए जैसी सलाह को जीवन में उतारना जरा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में अगर नेगेटिव विचार हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन विचारों की वजह से हमारा मूड खराब हुआ है। और ये भी हो सकता है कि हमारा मूड पहले खराब हुआ और उसकी वजह से ऐसे विचार हमारे दिमाग में आने लगे। दरअसल जब हमारा मूड खराब होता है तो हम ऐसी चीजें करने लगते हैं जिनसे वो और भी ज्यादा खराब हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी दिन बहुत थके हुए हैं और आपको एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं है तो आप उस दिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे और इसका नतीजा ये होगा कि आप अगले दिन और भी ज्यादा थका हुआ महसूस करेंगे। क्योंकि अगर एक बार हमारे शरीर को कसरत करने की आदत छूट जाए तो उसे दोबारा शुरू करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जूली स्मिथ का कहना था कि हमारे मूड पर हम जो करते हैं और जो नहीं करते दोनों बातों का असर पड़ता है। इस तरह से हम एक सर्कल में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। यानी जितना हमारा मूड खराब होता है उतना ही हम फिर से ऐसे काम करने लगते हैं जिनसे मूड और भी खराब हो जाए। लेकिन तब भी इस सर्कल से निकलने का रास्ता मौजूद है। जूली स्मिथ का कहना है कि अगर हम ये जान लें कि हमारा मूड किस वजह से खराब हो रहा है तो उन वजहों को जानकर हम अपना मूड खराब होने से बचा सकते हैं। पहले हमने एक उदाहरण से समझा था कि कैसे रात में कम पानी पीने और नींद पूरी न होने की वजह से हमारा मूड खराब हो सकता है, और इस जानकारी का इस्तेमाल हम अपना मूड खराब होने से बचाने के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें पहले से ही पता हो कि कम पानी पीने और कम नींद लेने से हमारा मूड खराब हो रहा है तो अगली बार हम जरूरत के हिसाब से पानी पीकर सोएंगे और अपनी नींद भी पूरी करेंगे। इस तरीके से खराब मूड की वजहों की जड़ तक जाने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिन भर के काम को गहराई से नोटिस करना होगा। हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उस पर पूरा ध्यान रखना होगा। जूली बताती हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में काम करते हुए उनके पास जो भी मरीज आते थे उन्हें वो सबसे पहला सवाल ये पूछती थी कि आपके मूड खराब होने का असर शरीर के किस भाग पर होता है। और उस वक्त ज्यादातर लोग जवाब देते थे कि जब मूड खराब होता है तब भूख लगना बंद हो जाता है और कोई भी काम करने का मन नहीं करता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अपने बारे में कई नकारात्मक विचार यानी नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, जैसे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, आलसी हूँ और मुझसे जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ ही कई बार मूड खराब होने पर काम से छुट्टी लेकर अकेले रहने का मन करता है। पर इनमें से चाहे बात कोई भी हो, लेकिन अगर एक बार ये पता चल जाए कि मूड खराब होने पर हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं तो उनसे निपटना आसान हो जाता है। जूली स्मिथ सुझाव देती हैं कि अगली बार जब भी आपका मूड खराब हो तो अपने आप से कुछ सवाल जरूर पूछिए, और वो सवाल इस तरह से होने चाहिए कि आप खराब मूड की वजह तक पहुंच सके। उदाहरण के लिए अपने आप से ये पूछिए कि आप किस चीज के बारे में सोच रहे थे जिसकी वजह से आपका मूड अचानक खराब हो गया। इसे समझने के लिए
अपने आप से ये सवाल पूछें कि जब आपका मूड खराब हुआ तब आपका शरीर किस हालत में था। मूड खराब होने के दौरान क्या आप अपना ख्याल अच्छी तरह से रख रहे थे? इनका जवाब मिलने पर अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या वाकई में आपको कोई मानसिक परेशानी है या ये सिर्फ आपके शरीर की प्रॉब्लम है। मूड खराब होने से रोकने के तरीके। पिछले एपिसोड तक हमने जाना कि किस तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को ध्यान से देखने पर हम उन वजहों का पता लगा सकते हैं जिनकी वजह से हमारा मूड खराब होता है, और एक बार अगर ये वजह पता लग जाए तो फिर उन पर काम करके अपने मूड को खराब होने से बचाया जा सकता है। तो अब हम इस एपिसोड में मूड खराब होने पर हमारे बर्ताव या व्यवहार में आने वाले बदलावों पर बात करेंगे। मूड खराब होने पर कोई भी इंसान तुरंत उसे ठीक करना चाहता है, लेकिन तुरंत मूड ठीक होने के अपने कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि जैसे ही हमें मूड खराब होने का अंदाजा लगने लगता है तो हमारा दिमाग हमें कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जिससे हमें तुरंत राहत मिल सके। ऐसे में आमतौर पर हम अपनी फीलिंग्स से दूर भागते हुए जबरदस्ती सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए कुछ लोग शराब और ड्रग्स करने का भी सहारा लेते हैं। वहीं कुछ लोग घंटों तक बैठकर टीवी देखने, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि थोड़ी बहुत देर के लिए हम अपनी प्रॉब्लम्स से बच सकें, लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब हम शराब पीना बंद कर दें या जब टीवी देखना बंद कर दें, क्योंकि उसके बाद ये फीलिंग्स दोबारा हमें सताने लगती हैं। उस वक्त इन फीलिंग्स से बचने के लिए हम फिर से एक बार इन चीजों की तरफ भागते हैं और इस तरह एक साइकिल बन जाती है जिसमें हम फंस जाते हैं। वहीं जितनी बार हम शराब, सोशल मीडिया, टीवी आदि चीजों का इस्तेमाल अपना ध्यान भटकाने के लिए करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा मूड खराब होता रहेगा। इसे और ठीक से समझने के लिए हमें मूड खराब होने की स्थिति में अपने आप से कुछ सवाल करने होंगे। पहला सवाल ये होगा कि जब हम खराब मूड से गुजर रहे होते हैं तो उससे बचने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं। दूसरा ये कि जिन तरीकों का इस्तेमाल हम खराब मूड से बचने के लिए करते हैं, क्या वो हमें तुरंत राहत पहुंचाते हैं। और तीसरा सवाल ये पूछें कि उन तरीकों का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। और आखिर में ये कि ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करने पर हमारे वक्त और सेहत को कितना नुकसान होता है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हमारे विचारों और हमारे मूड का आपस में गहरा संबंध होता है, और कहीं ना कहीं हमारा मूड और हमारे विचार एक दूसरे को लगातार प्रभावित यानी अफेक्ट भी करते रहते हैं। इसलिए इस बात का पता लगाना बेहद जरूरी है कि वो कौन से विचार हैं जिनके बारे में सोचने से ही हमारा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे विचार होते ही हैं जिनसे मूड उनका खराब हो सकता है। वहीं थोड़ा सा ध्यान देने पर हम उन विचारों को पहचान सकते हैं जिनके हमारे दिमाग में आते ही हम लो यानी अच्छा महसूस नहीं करते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं माइंड रीडिंग यानी दिमाग पढ़ने की ओर। लेखिका जूली स्मिथ कहती हैं कि अपने विचारों और फीलिंग्स पर ध्यान लगाने के साथ साथ हमें अपने आसपास के लोगों के विचारों और उनकी फीलिंग पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हम में से हर एक इंसान किसी न किसी तरह के ग्रुप में रहता है और हमारी जिंदगी हमारे ग्रुप के लोगों से जुड़ी हुई होती है। अब ये ग्रुप चाहे हमारे समाज से रिलेटेड हो या हमारे काम से, लेकिन इस ग्रुप के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसका हम पर सीधा असर पड़ता है। खासकर जब हमारा मूड खराब होता है तब हम अपने बारे में कही जाने वाली बातों को और भी ज्यादा नेगेटिव होकर दिल पर ले लेते हैं, और कई बार मूड खराब होने पर हम ये भी चाहने लगते हैं कि लोग हमें दिलासा और भरोसा दें। यानी मूड खराब होने पर हमारा मन ये होता है कि हमारे आसपास के लोग हमें बेहतर फील कराएं। मूड खराब होने पर हमारे साथ एक और अजीब सी चीज होती है। जूली स्मिथ इसे ओवर जनरलाइजेशन कहती हैं, यानी जब हमारा मूड खराब होता है तब हम ये सोचने लगते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और जब ब्रेकअप हो जाए और तब आपको ये लगने लगे कि आपकी किस्मत में प्यार का मिलना लिखा ही नहीं है। हालांकि इस तरह की फीलिंग आना बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर इन पर ध्यान न दिया जाए तो आगे जाकर ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। बुरे वक्त में जब हम ठीक से अपना काम नहीं कर पाते हैं तब अपने काम पर हमारा फोकस और भी कम हो जाता है। इसके साथ साथ हम दूसरे लोगों के विचारों और उनकी सलाह की इज्जत करना भी बंद कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम अपने लिए ये नियम बना लेते हैं कि हम हमेशा हर काम वक्त पर करेंगे तो हम दूसरों से भी ऐसी ही उम्मीद लगा लेते हैं, और फिर ऐसा न होने पर हमारा मूड खराब होने लगता है। इसके बाद लेखिका जूली इमोशनल रीजनिंग के बारे में बताते हुए कहती हैं कि हमारी फीलिंग्स और हमारे विचार फैक्ट्स नहीं होते। इसे इस तरह से समझिए कि जैसे सूरज का उगना एक फैक्ट है, लेकिन हमें धूप पसंद नहीं है, ये एक फीलिंग है।
हम जो फील कर रहे हों वो सच ही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन तब भी हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है। ऐसे में हमारी फीलिंग्स हमारे दिमाग के फैक्ट्स का रूप लेने लगती हैं और ऐसा होने पर हमारी परेशानी और भी बढ़ जाती है। इसे समझाने के लिए जूली स्मिथ एक उदाहरण देती हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा एक परीक्षा देकर क्लास से बाहर निकलता है और वो ये सोचने लगता है कि उसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ और वो फेल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर वाकई में उसका एग्जाम अच्छा भी हुआ हो तब भी उसका दिमाग उसे दुखी ही बनाए रखेगा। एक और चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि हम ये मानकर चलें कि हमें हर काम करना ही पड़ेगा। जूली स्मिथ के शब्दों में कहें तो हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, इन दोनों में फर्क करना सीख लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप पहले से सोच लें कि ये काम आपके लिए बेहद जरूरी है और इसे पूरा करना आपकी मजबूरी है, तब अगर किसी वजह से वो काम न हो पाए तो आपको तकलीफ हो सकती है। इसके साथ ही हमें इस सोच से भी दूरी बनानी होगी कि या तो हम जिंदगी में सब कुछ पा लेंगे या फिर कुछ भी नहीं पा सकेंगे। जूली स्मिथ के शब्दों में इसे ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग भी कहते हैं और इस ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग से आजाद हुए बिना हमारे लिए आगे की राह मुश्किल हो सकती है। तो अब तक हमने ये जान लिया कि किस तरह के विचार और बातें हमारा मूड खराब कर सकते हैं और मूड खराब होने पर हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। हमने ये भी जाना कि मूड खराब होने की स्थिति में हमारे व्यवहार में कौन कौन से बदलाव आते हैं, लेकिन इन विचारों को रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं, वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल करके अपना मूड खराब होने से बचा सकें और अपने दिमाग को शांत रख सकें। तो अब हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मूड खराब करने वाले विचारों को काबू में रखने का पहला तरीका ये है कि हम ऐसे विचारों की शुरुआत होने पर समझ जाएं कि ये आगे चलकर हमारे लिए दिक्कत खड़ी करने वाले हैं और ये सबसे जरूरी चीज है। इसके बिना हम आगे एक भी कदम नहीं उठा पाएंगे और इन विचारों को इनकी शुरुआत से ही अगर हम नहीं समझे तो ये हमारे दिमाग पर इस तरह से असर करते हैं कि हम इन विचारों को ही सच्चाई समझने लगते हैं। हालांकि ऐसे विचारों को पकड़ना सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमने कभी भी अपने विचारों पर ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की। हमारा दिमाग हमेशा अपने हिसाब से ही चलता रहा और हमने उसमें कभी रोक टोक करने की जरा भी हिम्मत नहीं की। इसलिए इस तरीके को आजमाने के लिए हमें लगातार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। यहाँ हम उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप समस्या पैदा करने वाले विचारों पर लगाम लगा पाएंगे। शुरू में बहुत ज्यादा इमोशनल होने पर हम ये ध्यान नहीं रख पाते कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और इसी वजह से परेशान करने वाले विचार हमारे दिमाग पर हावी हो जाते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि गहरे इमोशनल मोमेंट के बीतने पर हम रुककर सोचें कि कहीं हम नेगेटिव विचारों को तो अपने दिमाग में जगह नहीं दे रहे। इस तरह धीरे धीरे शुरुआत करते हुए हमें विचारों के दिमाग में आते ही उन पर तुरंत ध्यान लगाने की आदत डालनी होगी। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने पास एक डायरी रखें और दिन में कोई एक वक्त तय कर लें जब आप दिन भर के अपने विचारों का एनालाइज करने बैठेंगे। तो कुछ दौरान गहराई से ये सोचें कि ऐसे कौन से विचार थे जिनकी वजह से आपका मूड खराब हुआ और आपके व्यवहार में बदलाव आने शुरू हुए। ऐसे विचारों को पहचानने के बाद उन्हें डायरी में लिख लीजिए जिससे उनसे छुटकारा पाने में आगे मदद हो सके। जब भी आपको ये महसूस हो कि आपको अपनी फीलिंग लिखनी चाहिए तो बिना देर किए अपनी डायरी और पेन उठाइए और तुरंत लिखना शुरू कर दीजिए। अपने विचारों को इस तरह देखिए जैसे आप उसे पढ़कर नेगेटिव विचारों से दूरी बना सकेंगे। इन विचारों को लिखते समय ये ध्यान रखें कि आप इन्हें एक्सपीरियंस की तरह लिख रहे हैं, न कि फैक्ट की तरह। यानी ये बातें पूरी तरह सच ही हों ये जरूरी नहीं है। अगर आप लिखना न चाहें तो अपने किसी ऐसे दोस्त से इस बारे में बात कर सकते हैं जो आपको अच्छी तरह समझता हो और आपके विचारों की इज्जत करता हो। मगर दोस्त से बात करने में ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने किसी गलत इंसान से अपने बारे में बात की तो उसके उल्टे नतीजे भी निकल सकते हैं। इसलिए अपने विचारों के बारे में उसे ही बताइए जिस पर आपको पूरा भरोसा हो और अब तक बताए गए इन तरीकों की प्रैक्टिस करते रहिए और धीरे धीरे अपने विचारों पर कंट्रोल करने की आदत बना लीजिए, क्योंकि ये सब कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ एक ही बार की जाती हो। अपने पर कंट्रोल रखने के लिए इसमें लगातार एफर्ट्स और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। कई बार आप उन विचारों को नहीं भी पहचान पाएंगे जिनकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है और कई बार ऐसा भी होगा कि आप उन विचारों को तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए निराश होने की बजाय लगातार कोशिश करते रहने पर ही पॉजिटिव नतीजे दिख पाएंगे और ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपके पास आपकी हर दिक्कत का जवाब हो। इसलिए मन मारकर दुखी होने का कोई फायदा नहीं है।
लेखिका जूली स्मिथ कहती हैं कि इस बुक में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसे कहना ही आसान है, लेकिन उन पर काम करना थोड़ा मुश्किल। वो बार बार अपनी बात दोहराते हुए ये कहती हैं कि हमें अपने दिमाग में आने वाले नेगेटिव विचारों को रोकने की लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। इन कोशिशों के बाद भी ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके मन में कोई उल्टा विचार आएगा ही नहीं, क्योंकि दरअसल उतार चढ़ाव का नाम ही जिंदगी है। लेकिन इस किताब में बताए तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपनी मदद जरूर कर सकते हैं और छोटी छोटी बातों को आगे चलकर बड़ी दिक्कत बनने से रोक सकते हैं। माइंडफुलनेस बढ़ाने के तरीके। पिछले एपिसोड में हमने अपने मूड खराब होने की वजह से हमारी जिंदगी पर पड़ने वाले असर के बारे में बात की और ये भी जाना कि उनसे निपटने के लिए हम किन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखिका जूली स्मिथ ने हमें बताया कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वो कौन सी फीलिंग्स या विचार हैं जिनकी वजह से हम खराब मूड की ओर बढ़ते हैं, और फिर मूड खराब होने के बाद हमारे बिहेवियर में क्या क्या बदलाव आते हैं। हमने ये भी जाना कि मूड खराब होने से पहले ही ऐसे विचारों और मन की बात को समझकर उनसे बचने के लिए हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए। जूली स्मिथ कहती हैं कि जब हम खराब मूड में होते हैं तो हमारा दिमाग सभी तरह के नेगेटिव विचारों को तुरंत पकड़ लेता है और हम अपने बारे में ही उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। आमतौर पर ऐसी कंडीशन में अपने आप को दूसरों से कम समझने और अपनी जिंदगी को बेकार समझने जैसी चीजें होती हैं। इसे समझाते हुए जूली ने हॉलीवुड की फिल्म द मास्क का उदाहरण देकर कहा था कि जैसे इस फिल्म में हीरो जब मास्क पहनता है तो वो अपनी पहचान भूलकर कोई और शख्स बन जाता है। हमारा खराब मूड भी हमारे साथ उसी तरह के मास्क के जैसे बिहेव करता है, जिसके असर में आने पर हम अपने आप को भूलकर बिल्कुल अलग तरीके से बर्ताव करने लगते हैं। आगे जूली ये भी कहती हैं कि ज्यादातर मोटिवेशनल किताबें हमें पॉजिटिव बने रहने की बात करती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी किताब ये नहीं बताती कि हम अपने दिमाग में आने वाले विचारों या थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर चाहे वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव। ज्यादा से ज्यादा हम यही कर सकते हैं कि एक बार दिमाग में किसी बात के आने पर उन पर काबू कर लें और उन्हें ज्यादा नुकसान न पहुंचाने दें। वहीं इस तरह नेगेटिव विचारों से होने वाले नुकसान को कम करने को मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। मेटाकॉग्निशन का आसान मतलब ये है कि हम उन विचारों के बारे में सोचें जिनकी वजह से हमें नुकसान पहुंचता हो। जूली स्मिथ का कहना था कि अगर हमारे दिमाग में नए विचार पैदा करने की ताकत है तो ये खूबी भी है कि हम उन विचारों के बारे में सोच सकें। अगर खराब मूड से बचना है तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम कुछ मिनट रुककर ये सोचें कि हम अपने दिमाग में किस तरह के विचारों को आने दे रहे हैं और अपने दिमाग में आने वाले उन विचारों से कुछ समय के लिए दूरी बनाकर और उन पर सोचने से हम नेगेटिव विचारों से थोड़ा दूर हो जाते हैं। साथ ही अपने बर्ताव को कुछ समय के लिए रोक या बदल भी सकते हैं। किसी भी विचार की ताकत इस बात में छुपी हुई है कि हम उनको कितनी गंभीरता से लेते हैं, यानी उनको हम कितना सच मानते हैं और उन पर कितना भरोसा करते हैं। उसी से ही ये तय होता है कि उन विचारों का हमारे दिमाग पर कितना असर पड़ने वाला है। इस तरह जब हम अपने ही सोचने के तरीके और बातों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों के बीच में फर्क करना भी सीख लेते हैं। अब हम जानेंगे कि एक वक्त पे हमारे दिमाग में कई तरह के विचार, ओपिनियन यानी हमारी अपनी सोच, कहानियां, यादें, थ्योरी और जजमेंट एक साथ इकट्ठे होने लगते हैं और इन्हीं सब विचारों से हम दुनिया को अपनी नजर से देखना सीखते हैं। लेकिन इतने ज्यादा विचार होने की वजह से हमारा दिमाग इनमें से कुछ ही बातों को सीरियस होकर अपने अंदर जगह देता है। अब ये हम पर है कि हम किन विचारों को अपने दिमाग में जगह देना चाहते हैं और किन को नहीं। इसके लिए पूरा ध्यान लगाकर दिमाग में आने वाले विचारों के बारे में सोचने से हम ये तय कर सकते हैं कि कैसी बातें या विचार हमारे दिमाग में जाएंगे और किन्हें हमें बाहर निकाल देना चाहिए। इस तरह अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर कंट्रोल करना माइंडफुलनेस कहलाता है। माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं है कि हम अपने दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचारों को ही आने दें, क्योंकि जब किसी का मूड खराब होता है तो वो पहले से ही एक बेहद खराब दौर से गुजर रहा होता है। तो ऐसे में उसे अगर ये कहा जाए कि उसके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आने चाहिए तो वो उसके दिमाग पर और भी ज्यादा दबाव डालने वाली बात होगी और ऐसे में इंसान को किसी दबाव से राहत मिलने की बजाय समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दरअसल खराब वक्त में पॉजिटिव विचारों के साथ साथ थोड़ा सा सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी अपनी गलतियां देखने की आदत भी होनी चाहिए। जब हम विचारों की बात करते हैं तो वहाँ सबसे जरूरी शब्द है अटेंशन।
क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी बात को कितनी गंभीरता से लेता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी इसी बात पर होती है कि हम अपने दिमाग में आने वाली किसी बात पर कितना ध्यान देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बातों को दिमाग में आने से रोक दें या उन पर ध्यान न दें, बल्कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि आप किन बातों को अहमियत देते हुए उनके बारे में सोचेंगे और उन पर काम करेंगे। हम में से ज्यादातर लोग अपने आप से यही पूछते हैं कि हमें जिंदगी से क्या चाहिए, और इसके जवाब में हम हमेशा उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रह जाते हैं जिनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी गई हो। कोई अपने बॉस को खुश करने की जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ है, तो किसी के सिर पर अपने बच्चों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी है। ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग इन जिम्मेदारियों को ही अपनी इच्छा समझ लेते हैं और ये बात कभी समझ ही नहीं पाते कि वो असल में चाहते क्या है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग इस बारे में सोचते ही नहीं हैं कि उन्हें जिंदगी से क्या चाहिए। ऐसी कंडीशन में भी हमारी अटेंशन हमारे लिए मददगार हो सकती है। हम जिंदगी में किन चीजों को अपनी अटेंशन देते हैं, उसी से हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंस यानी अनुभव भी बनते जाते हैं। इसलिए अपनी अटेंशन को किस दिशा में घुमाना है, इस पर अगर एक बार हमारा कंट्रोल बन जाए तो हमारी जिंदगी में अहम बदलाव आ सकते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि हमारी जिंदगी बहुत भाग दौड़ में गुजर जाती है और हमारे पास ये वक्त ही नहीं रहता कि हम 2 घड़ी रुक कर ये सोचें कि हम जिंदगी में किन चीजों पर ध्यान यानी अटेंशन लगा रहे हैं। लेकिन हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाए, इस वजह से हमारा दिमाग तो काम करना बंद नहीं कर सकता। उस वक्त हमारा दिमाग एक तरह के ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है, जहां वो अपने सारे फैसले खुद ही करता है और हम उसके काम में कोई दखल नहीं दे पाते। अब फिर चाहे हमारे दिमाग में कितनी ही नेगेटिव चीजें क्यों ना घुस जाएं, लेकिन हम उनको रोक नहीं सकते। माइंडफुलनेस एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने दिमाग पर कुछ कंट्रोल बना सकते हैं, और ये एक गाड़ी चलाना सीखने के जैसा है, क्योंकि गाड़ी चलाना सीखते हुए हम रोज जितनी प्रैक्टिस करते हैं, गाड़ी पर हमारा कंट्रोल उतना ही बढ़ता जाता है। शुरू में ये भले ही कितना ही बोरिंग और थका देने वाला काम लगे, लेकिन एक बार आदत पड़ जाने पर इसका सीधा असर आप अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया में माइंडफुलनेस की ओर बढ़ने की कोशिश करते लोग मेडिटेशन यानी ध्यान करने जैसी चीजों को अपना रहे हैं। हम पहले ही जान चुके हैं कि किसी आदमी का दिमाग जितना ज्यादा उदास होता है, उतने ज्यादा उसके दिमाग में नेगेटिव यानी गलत ख्यालात आने लगते हैं, जिसका असर उसकी हालत और मन पर पड़ता है। लेकिन दिक्कत तब बढ़ती है जब हम उन उदास करने वाली बातों के बारे में बार बार सोचने लगते हैं, और ये हमें डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है, क्योंकि हम जितना उन बुरे ख्यालों के बारे में सोचते हैं, उतना ही हम नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी के दलदल में भी फंसते जाते हैं। जिस तरह गाय भैंसें अपने चारे को बार बार चबाती हैं, जिसे हम जुगाली करना भी कहते हैं, ठीक उसी तरह उदास व्यक्ति भी उन नेगेटिव बातों को बार बार दिमाग में जगह देकर उनके बारे में सोचता रहता है। अब गाय भैंस के लिए तो जुगाली करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इंसानों के लिए विचारों की ऐसी जुगाली बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में लेखिका जूली स्मिथ हमारे सामने एक सवाल रखती हैं कि इस तरह की दिमागी जुगाली को रोकने के आखिर क्या उपाय हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए जूली कहती हैं कि जब हम किसी पुरानी चीज को बदलने की कोशिश करते हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम किसी दूसरी नई चीज पर अपना ध्यान लगाना शुरू कर दें। और इसका सबसे आसान रास्ता ये है कि जब भी आप विचारों की जुगाली में फंसते हुए दिखाई दें, तो तुरंत अपने आप को रोक दीजिए और किसी नई चीज के बारे में सोचने लग जाइए। और सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि जिस नई चीज के बारे में आप सोचना शुरू करें, वो ऐसी हो जिससे आपको खुशी मिलती हो। ऐसे वक्त में अपने आप से ये सवाल भी पूछिए कि अगर ये वक्त इतना बुरा ना होकर आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त होता, तो आप अभी क्या कर रहे होते। हालांकि खराब वक्त में अच्छी बातों के बारे में सोचना इतना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करके आप इसकी आदत बना सकते हैं, और ऐसा करके आप दिमाग में एक पिक्चर बना सकते हैं जो आपको उस तरफ आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसे समझने के लिए मान लीजिए आप बहुत उदास हैं, और ऐसे में जब आप अपने आप से ही सवाल पूछेंगे कि अगर मैं आज अपनी जिंदगी में सबसे बेहतरीन वक्त में होता तो क्या कर रहा होता, तो इस पर शायद आपका जवाब होगा कि मैं बढ़िया म्यूजिक सुनता जो मेरे मूड को बेहतर बनाने में मदद करता, और इसके बाद मैं कोई ऐसी चीज करने की कोशिश करता जिससे मुझे बेहद खुशी मिलती हो। जूली स्मिथ के दिए गए इस उदाहरण की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि जब विचारों की जुगाली में हमारा दिमाग फंसने लगे, तो उससे बाहर निकलने के लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं। इसके अलावा अपने दोस्तों और दिमागी प्रॉब्लम्स में मदद करने वाले किसी थेरेपिस्ट की मदद लेकर भी हम ऐसी हालत से बाहर निकल सकते हैं।
एक अच्छा थेरेपिस्ट या दोस्त हमें पूरी ईमानदारी से ये बता पाएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं और हमें किन बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब हम दोबारा लौटते हैं माइंडफुलनेस के टॉपिक पर। ये एक ऐसी चीज है जिसकी प्रैक्टिस हम दिन में किसी भी समय कर सकते हैं और इसका सीधा सा तरीका है कि हम जिस वक्त में जी रहे हैं उस पर ध्यान लगाएं और ये भी सोचा जाए कि अपने दिमाग में हम किस तरह के विचारों को जगह दे रहे हैं। हालांकि ऐसा करने से तुरंत आपका मूड ठीक हो जाएगा या आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा करने पर आप कौन कौन सी चीजें एक्सपीरियंस करेंगे ये सब आपके सामने क्लियर हो जाएगा। अब सवाल ये है कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस किस तरीके से की जाए। तो मेडिटेशन इसका एक तरीका है। ये बात तो हम पहले ही जान चुके हैं, क्योंकि मेडिटेशन हमारे दिमाग के लिए वही काम करता है जो जिम हमारे शरीर के लिए करता है, और इसे आप दिमागी कसरत यानी एक्सरसाइज की तरह समझें जो आपको आपके आसपास की चीजों के बारे में जानकारी देती है। अगर आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने के शुरुआती दौर में हैं, तो मेडिटेशन से बेहतर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। मगर ये भी सच है कि खुद ही मेडिटेशन शुरू करना मुश्किल भी हो सकता है और इस बात की भी उम्मीद है कि खुद मेडिटेशन करने पर हम कई गलतियां भी कर बैठें। इसलिए बेहतर यही होगा कि इसके लिए हम किसी गाइड के पास जाएं। और अगर आपके आसपास कोई गाइड नहीं है तो ऑनलाइन गाइड ढूंढने का काम किया जा सकता है। फिर आता है तरीका यानी टेक्निक। तो मेडिटेशन करने के कई तरीके हो सकते हैं और ये सभी तरीके अलग अलग जगहों की परंपराओं और रीति रिवाजों के हिसाब से बदलते भी रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर इन सब का लक्ष्य यही होता है कि इंसान के दिमाग की क्लियरिटी बनी रहे, यानी हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं ये ध्यान में रहे और इसे लेकर हमें किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। जूली स्मिथ यहाँ हमारे सामने मेडिटेशन की शुरुआत करने के लिए कुछ तरीके बताती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम माइंडफुलनेस की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जूली माइंडफुलनेस हासिल करने के लिए जो पहला तरीका बताती हैं वो है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। और इसके लिए आप सबसे पहले एक नोटबुक उठाइए और दिन में एक बार उसमें 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप दुनिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हो। और ये 3 चीजें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे आपके किसी चाहने वाले का आपकी जिंदगी में होना, या छोटी सी छोटी चीज जैसे सुबह एक कप अच्छी कॉफी मिल जाना। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस सुनने में ये तरीका जितना आसान लगता है, असल में ये उतना ही असरदार भी है, क्योंकि जितनी बार आप ऐसी चीजों के बारे में सोचेंगे जिनकी वजह से आप खुश होते हैं, उतनी ही बार आपके दिमाग में ये आदत पड़ जाएगी कि उसे हमेशा अच्छी बातों पर ही फोकस करना है। और अच्छी बातों पर फोकस करने का सीधा सा फायदा ये है कि आप खुशी के लम्हों को बार बार जी सकते हैं। साथ ही साथ एक बार आपकी आदत हो जाने के बाद आप उसका इस्तेमाल कभी भी आपका मूड खराब होने पर कर सकते हैं। आगे जूली स्मिथ हमें ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किस तरह से की जाए इसका तरीका समझाने की कोशिश करती हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि सबसे पहले एक नोटबुक लेकर उसमें ऐसी बातें लिखनी हैं जिनसे हमें खुशी मिली। अब उसके बाद कुछ मिनट तक अपनी लिखी गई बातों पर ध्यान दें और उनसे जुड़ी हुई भावनाओं को जीने की कोशिश करें। इसे पहली बार करने पर ही आपको एक अलग तरह की खुशी महसूस होगी और आगे जैसे जैसे आप इसको रोज करते रहेंगे, आपके दिमाग को खुशियों भरी बातों पर ध्यान लगाने की आदत पड़ जाएगी। बुरे दिनों को अच्छे दिनों में कैसे बदलें? जूली स्मिथ कहती हैं कि हमारे खराब मूड का एक असर हमारी डिसीजन मेकिंग पावर पर भी पड़ता है, यानी खराब मूड के दौरान हम किस समय पर कैसा फैसला करना है इस बारे में कुछ सोच नहीं पाते और कई बार तो बेहद मामूली से फैसले लेने में भी हम हिचकिचाने लगते हैं, जबकि अगर हम ठीक मूड में होते हैं तो इस तरह के फैसले तुरंत ही ले सकते थे। फैसला लेने के साथ ही ये समस्या भी है कि जब आपका मूड खराब हो तो आप ऐसी चीजें करने का फैसला ज्यादा लेते हैं जो उस मूड को और भी ज्यादा खराब करने वाली होती है। दूसरी बात यह है कि कोई फैसला लेने के दौरान कई बार हम कोई ऐसा फैसला लेना चाहते हैं जो पूरी तरह से परफेक्ट हो, और इस तरह का परफेक्शनिज्म यानी हर चीज परफेक्ट तरीके से करने की आदत भी हमारा मूड खराब करने के लिए काफी है, क्योंकि कई बार इंसान अपने फैसलों में कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है, इसलिए उसे जबरदस्ती बेहतर बनाने की कोशिश में हम कई बार अपना मूड खराब कर लेते हैं। यही वजह है कि जब हम खराब मूड से गुजर रहे होते हों तब सबसे जरूरी चीज ये है कि हम अच्छी डिसीजन मेकिंग पर फोकस करें, न कि परफेक्ट डिसीजन पर, क्योंकि एक अच्छा डिसीजन यानी फैसला वो होता है जो आपको उस दिशा में ले जाए जिस तरफ आप जाना चाहते हो। लेकिन यहाँ भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान हमें अहम फैसले लेने के दौरान हमेशा रखना होता है।
सबसे पहली चीज तो ये है कि कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जहां हमको फैसला लेकर आगे बढ़ना बेहद जरूरी होता है। अब मान लीजिए कि आप गहरे समुद्र के बीच में डूब रहे हैं और आपको ये बताने वाला कोई नहीं है कि किस तरफ समुद्र का किनारा है, और आप सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर इस समय आपने जल्दी ही कोई फैसला नहीं लिया तो आप डूबकर मर जाएंगे। यही बात खराब मूड के वक्त में भी लागू होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आपका मूड खराब होता है तो आप तुरंत कोई भी फैसला लेने के लिए तैयार नहीं होते। पर जो भी हो, आपको कोई ना कोई फैसला लेकर किसी न किसी दिशा में आगे बढ़ना ही होगा, वरना आपको डूबते हुए देर नहीं लगेगी। आगे लेखिका जूली स्मिथ एक उदाहरण देते हुए कहती हैं कि मान लीजिए कि दुनिया की बेस्ट फुटबॉल टीम कोई मैच खेल रही हो, लेकिन उस टीम में कोई गोलकीपर ही ना हो, तो वो बेस्ट टीम भी किसी काम की नहीं रह जाएगी और विरोधी टीम बिना ज्यादा कुछ किए ही आसानी से जीत जाएगी। अब देखने में भले ही ये लगे कि गोलकीपर का काम तो सिर्फ गोल के पास खड़ा रहकर फुटबॉल को अंदर आने से रोकना है, और इसके अलावा वो तो ना मैदान में भागता है ना खुद गोल करने जाता है, तो सिर्फ एक गोलकीपर को हटा देने से दुनिया की बेस्ट टीम भी कमजोर कैसे बन सकती है? तो इसकी वजह यह है कि एक गोलकीपर किसी फुटबॉल टीम का बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी होता है, क्योंकि फुटबॉल में जितना जरूरी गोल करना होता है उतना ही जरूरी विरोधी टीम का गोल रोकना भी होता है, और गोल रोकने का ये सबसे जरूरी काम एक गोलकीपर ही करता है। अब गोलकीपर की तरह खराब मूड से लड़ने के दौरान भी हमारे दिमाग के कुछ बेसिक्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, लेकिन हमारी आदत होती है कि हम बेसिक चीजों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि कोई हमें कहे कि हमें रोज ब्रश करना चाहिए या टाइम पर उठ जाना चाहिए, तो हम ऐसी बातों को सुन तो लेते हैं लेकिन उनको जिंदगी में शामिल नहीं करते, और यहाँ तक कि मूड खराब होने पर भी हम सबसे पहले अपने बेसिक्स को ही साइड में रख देते हैं। हम अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीने लग जाते हैं, और फिर उसकी वजह से हम सो भी नहीं पाते, और कभी कभी हम ऐसे में एक्सरसाइज करना भी छोड़ देते हैं। हालांकि हम ये जानते हैं कि इनमें से किसी भी चीज को बंद करने से हमारा मूड ठीक नहीं होने वाला है, तब भी हम यही चीजें बार बार करते रहते हैं। अब ठीक इस तरह खराब मूड के वक्त इन बेसिक चीजों को भूल जाने में हमारा ही नुकसान है, लेकिन हम इन बातों को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि ये हमें बहुत मामूली लगती हैं, और हम ये मान लेते हैं कि इनका बहुत ज्यादा असर हमारे मूड पर नहीं होने वाला है। अब सबसे पहले एक्सरसाइज को ही ले लीजिए। एक्सरसाइज करने से हमारा दिमाग हेल्दी रहता है और हम आम तौर पर खुशी अनुभव करते हैं। साथ ही इसे करने पर दिन भर में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की हमारी क्षमता भी बढ़ जाती है। लेकिन दुख की बात है कि एक्सरसाइज को हमने परेशान होने वाली किसी चीज से जोड़ दिया, और जब इसका नाम आता है तो हमें लगता है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी और तकलीफ उठानी पड़ेगी, और इसी वजह से मूड खराब होने पर सबसे पहले हम एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं। एक्सरसाइज के बाद हम नींद का एग्जाम्पल लेते हैं। दुनिया का कोई भी आदमी अगर नींद लेना बंद कर दे तो जल्द ही दिमागी बीमारी उसे अपना शिकार बना लेगी। इसका उल्टा ये भी होता है कि जब आप दिमागी तौर पर किसी बात से परेशान हो तब आप नींद भी ढंग से नहीं ले पाते, और जब आप सोते नहीं हैं तो हर एक चीज और दुख 10 गुना ज्यादा मुश्किल लगने लगती है। इसलिए अगर कभी लगता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही तो आपको पूरी कोशिश करके अपनी नींद पूरी करना चाहिए। अच्छी नींद लेने का एक तरीका एक्सरसाइज करना भी हो सकता है। अब यहाँ एक्सरसाइज और नींद आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आपको रात में नींद भी आसानी से आ जाएगी। इसके अलावा सोने से पहले एक बार नहाना भी एक अच्छी नींद लेने में मददगार साबित होता है, और सोते वक्त जितना हो सके नेचुरल लाइट में ही रहने की कोशिश करें, यानी ट्यूबलाइट और बल्ब जैसी इलेक्ट्रॉनिक रोशनी कम से कम इस्तेमाल कीजिए। साथ ही सोने से पहले ही दिन भर की परेशानियों और अगले दिन के बारे में जितना सोचना हो सोच लीजिए, लेकिन सोते समय आपके दिमाग में एक पूरा प्लान होना चाहिए कि आप अपनी तकलीफों से कैसे लड़ेंगे। लेकिन यहाँ ये बात भी ध्यान देने वाली है कि आप जबरदस्ती नींद लेने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपकी मर्जी के हिसाब से काम नहीं करती, बल्कि शरीर को जब भी लगता है कि उसे नींद की जरूरत है तो वो आ जाती है। साथ ही इसके लिए अपने आसपास एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जहां ऐसी शांति हो कि उसमें आपको नींद आ सके। अब ऐसे में नींद के लिए माहौल बनाना ही आपका काम है, और नींद कैसे आएगी ये आपका दिमाग अपने आप कर लेता है। आप बस अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए, लंबी सांस लीजिए और नींद के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। वहीं शाम के वक्त कॉफी जैसी चीज को पीने से परहेज कीजिए, क्योंकि ज्यादा कॉफी पीने से भी आपकी नींद कम हो सकती है। और एक बात,
जो अक्सर कही जाती है वो ये कि जब भी आप रात को सोने जाएं तब आपका पेट पूरी तरह भरा नहीं होना चाहिए। वहीं आप खासकर ऐसी खाने की चीजों से दूर रहें जिसमें बहुत ज्यादा मीठा हो, क्योंकि न्यूट्रिशन भी एक उतनी ही जरूरी चीज है जितने की नींद और एक्सरसाइज। इंसान की जिंदगी में खाने का सीधा असर उसके दिमाग पर पड़ता है, और जिस तरह का खाना हम खाते हैं उसी तरह का हमारा दिमाग भी बन जाता है। इसलिए आप ये जानेंगे कि बहुत ज्यादा जंक फूड या फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज्जा और तली भुनी चीजें खाने पर दिमाग में शांति नहीं रहती और चिंता, डिप्रेशन जैसी चीजें होने की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन जैसी सारी चीजें बराबर मात्रा में मौजूद रहनी चाहिए, तभी हमारा खाना कुछ फायदा दे सकता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको गेहूं में और फैट दूध या तेल में मिलेगा। हमारे शरीर को भी इन सब की थोड़ी थोड़ी जरूरत है, लेकिन अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाते रहें या सिर्फ तेल से बनी चीजें ही खाते रहें तो शरीर में किसी एक चीज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में शरीर का बीमार होना लाजमी बात है। ठीक इसी तरह जंक फूड और फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज्जा, सैंडविच जैसी चीजें जिनमें शक्कर और मैदा बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी चीज भी हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग को भी बीमार करती हैं। और इन्हीं वजहों से लेखिका जूली स्मिथ खराब मूड से बचने के लिए सही न्यूट्रिशन की सलाह देती हैं। अब मान लीजिए कि आप नींद भी बराबर ले रहे हैं, खाना भी ढंग से खा रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी काम आप रोज नहीं कर रहे हैं, तो क्या इनका कोई फायदा होगा? तो हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं कि अगर आप एक दिन एक्सरसाइज करें और अगले दिन न करें तो आप उसे आगे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार आपके शरीर को आराम करने की आदत पड़ गई तो फिर उसे दोबारा काम पर लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह एक बार अगर आपकी नींद का पैटर्न खराब हो गया तो दोबारा उसे पटरी पर लाने में आपको बहुत मेहनत करनी होगी। और इन सारी समस्याओं से बचने का एक ही तरीका है रूटीन बनाकर काम करना। हमें जिंदगी में सभी चीजों का एक रूटीन बना लेना चाहिए और रोज उसी रूटीन के हिसाब से हर एक काम का किया जाना जरूरी है, क्योंकि बिना रूटीन या बिना किसी प्लान के इनमें से कोई भी तरीका बहुत दिनों तक काम नहीं कर पाएगा। और सबसे बेहतर तो ये है कि आप एक नोटबुक और पेन लें और उसमें अपनी एक्सरसाइज, अपनी नींद और खाने जैसी चीजों का रूटीन लिख लें। इससे एक तो आपको ये याद रहेगा कि किस वक्त आपको कौन सा काम करना है, और दूसरा ये कि एक पक्का प्लान होने से किसी काम को करने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। इतना सब करने के बाद भी हो सकता है कि आपके मूड पर कुछ असर पड़ जाए, लेकिन आपके दिमाग का अकेलापन तभी दूर हो पाएगा जब आप लोगों से मिलेंगे। जूली स्मिथ इसे ह्यूमन कनेक्शन कहती हैं, और ये भी कि इंसान एक सामाजिक जीव है, यानी हर एक इंसान समाज का हिस्सा बनकर जीना चाहता है। हम किसी न किसी तरह से किसी ग्रुप या समाज या दूसरे लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं जिससे हम अकेलापन महसूस न करें। इसलिए आपका मूड चाहे कितना ही ठीक क्यों ना हो जाए, अकेलेपन की वजह से एक दिन वो बिगड़ ही जाएगा। और यही वजह है कि लोगों से मिलना और समाज के बीच में रहना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि अच्छा खाना खाना, अच्छी नींद लेना और एक्सरसाइज करना। तो अपनी इच्छा और जरूरत के हिसाब से लोगों से मिलते रहिए। अब लोगों से मिलते वक्त ये जरूरी नहीं है कि आप उनसे कोई बात ही करें या आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये उन्हें जाकर बताएं। और कई बार तो आपका कुछ बोलना भी जरूरी नहीं होता है। आप सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करते रहिए और देखते रहिए कि वो क्या करते हैं और किस तरह से बातें करते हैं। इतना करना ही आपके दिमाग की हेल्थ के लिए काफी अच्छा साबित होगा। और ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग या आपकी जान पहचान का और कोई इंसान। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी शख्स न हो जिससे आप मिल सकें तो आप प्रोफेशनल मदद भी ले सकते हैं और किसी थेरेपिस्ट से मिलकर बात कर सकते हैं। अब ये समझ लीजिए कि चाहे जो भी रास्ता अपनाना पड़े, लेकिन आपका ह्यूमन कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए, और यही बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने का राज है। खुद को मोटिवेट कैसे रखें? जूली स्मिथ की ये बुक व्हाई नोबडी हैज टोल्ड मी दिस बिफोर की बुक समरी सुनते हुए अब तक आपने जाना कि खराब मूड से लड़ने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा मूड खराब होता क्यों है, और मूड खराब होने के बाद शरीर और दिमाग में क्या क्या बदलाव आते हैं, इस पर भी हमने बात की। इसके अलावा अपने मूड को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज, नींद और अच्छे खाने की अहमियत पर भी हमने चर्चा की।
अब इस एपिसोड से जूली हमें मोटिवेशन की जरूरत और उसके फायदों के बारे में बताती है। अब खाना खाने के लिए, कहीं घूमने जाने के लिए या दिन भर के और दूसरे छोटे काम करने के लिए हमें किसी तरह की बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। यानी जो काम हमारी रोज की जरूरत के हैं उनके लिए हमें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। दरअसल हमारा दिमाग जानता है कि हमें कब नींद से उठना है, कब खाना खाना है और दिन में कौन सा काम किस समय पर करना है। लेकिन जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके नतीजे हमें तुरंत दिखाई नहीं देते। अब जैसे आपने अपने लिए अपना कोई पसंद का काम चुना और उसे पूरा करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, तो हो सकता है कि आपको ऐसे किसी काम के लिए साल भर या उससे ज्यादा वक्त भी देना पड़ जाए। साथ ही ऐसे वक्त में आपका दिमाग तुरंत उस दिशा में काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसे तुरंत नतीजे मिलते दिखाई नहीं दे रहे। और इस तरह के कामों के लिए दिमाग को किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत होती है जो उसे बता सके कि इन कामों को करना क्यों जरूरी है, या इन्हें करने के कैसे नतीजे मिलेंगे और इनसे किस तरह के फायदे हो सकते हैं। इस तरह अब तक आपने ये तो जान लिया कि मोटिवेशन से हमारा क्या मतलब है और उसकी क्या जरूरत है। आगे हम मोटिवेशन पाने के कुछ तरीकों पर भी बात करेंगे। जूली स्मिथ के अनुसार कुछ रिसर्च ऐसा भी बताती हैं कि एक्सरसाइज करने से शरीर में ज्यादा से ज्यादा काम करने की एनर्जी आती है और आलस कम होता रहता है। वहीं हमारा शरीर जितना ज्यादा काम करता है उतना ही हमारा दिमाग तरोताजा महसूस करता है। इसलिए जब आप जिंदगी में कोई बड़ा गोल या पैशन पूरा करने में लगे हुए हों तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि समय निकालकर एक्सरसाइज पर पूरा ध्यान दें। और एक्सरसाइज न भी हो तब भी दिन में कुछ काम ऐसे होने चाहिए जिनमें हमारे शरीर को मेहनत लगे, अब फिर चाहे वो खेल कूद ही क्यों ना हो। इसके अलावा आपका मन अपने गोल यानी लक्ष्य से जुड़े रहना भी बहुत जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका गोल पूरा करने में बहुत लंबा वक्त लग रहा है तो आप दिन भर मेहनत करने के बाद भी ये भी भूल जाएं कि आप ऐसा किस लिए कर रहे हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि आप दिन में कम से कम एक बार ये जरूर सोचें कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं और आपका गोल क्या है। जब आपका गोल या लक्ष्य बहुत बड़ा हो तब उसके लिए मोटिवेशन पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे इस तरह समझिए कि आप आज किसी चीज को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं जो आपको 5 साल बाद मिलने वाली है, तो हो सकता है कि उस काम को करने के लिए आपका मन ही ना करे। और इससे बचने के लिए अपने काम को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। आपका गोल चाहे 5 साल का हो, लेकिन उसे जितना हो सके उतना छोटे छोटे टारगेट यानी लक्ष्य में बांटकर हर रोज एक टारगेट को पूरा करने की कोशिश कीजिए। फिर शाम को बैठकर ये देखिए कि आपने आज का टारगेट पूरा किया है या नहीं और कल कौन सा टारगेट पूरा करना है, इसका भी प्लान बना लीजिए। उस समय जब आप अपना एक दिन का टारगेट पूरा करेंगे तो अगले दिन का लक्ष्य पूरा करने के लिए भी अपने आप आपको मोटिवेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अपना छोटा टारगेट भी पूरा न कर पाए तो उसको लेकर दुखी होने की बजाय ये सोचिए कि आप किन कारणों से उसे पूरा नहीं कर पाए। अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या मैं इसे और भी छोटा करके पूरा कर सकता हूँ, और उसके बाद एक नोटबुक में ये सारे कारण लिख लीजिए और अगली बार उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। इस तरह अपने फेलियर यानी हार के साथ दोस्ती करके उससे हर बार कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहिए। और फिर अब तक बताए गए तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी काम के लिए मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। मन न होने पर काम को कैसे करें। अब तक हमने जाना कि किस तरह हम उन कामों के लिए मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं जिन्हें करने का हमारा मन तो है, लेकिन कभी कभी बीच में आलस आ जाता है। अब हम एक दूसरे जरूरी सवाल की ओर बढ़ेंगे। दरअसल बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें करने का हमारा मन बिल्कुल नहीं होता, हालांकि ऐसे काम भी जरूरी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना एक जरूरी काम है, ये आप जानते ही हैं। लेकिन क्या इस काम को करने का किसी का मन हो सकता है? आखिर इन कामों को करने के लिए हम मोटिवेशन कहां से लाएं? इस एपिसोड में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। किसी काम के लिए मोटिवेशन पाने का सबसे पहला तरीका जो लेखिका जूली स्मिथ हमें बताती हैं वो ये है कि जब कोई काम आपके लिए बेहद जरूरी हो और उसके लिए मोटिवेशन नहीं मिल पा रही तो उस काम को करने से अपने आप को रोक दीजिए। ऐसा करने पर उस काम की अहमियत हमें समझ आने लगती है। अब इसे समझते हुए अपने बचपन का एक उदाहरण देकर जूली स्मिथ कहती हैं कि छोटी उम्र में वो और उनका एक भाई
चॉकलेट खाते हुए ये शर्त लगाते थे कि कौन इसे बिना चबाए सिर्फ चूस कर खा सकता है। उस वक्त दोनों भाई बहन चॉकलेट को मुंह में रखकर उसे न चबाने की पूरी कोशिश करते, लेकिन जैसे ही उनका ध्यान भटकता तो अचानक दोनों चॉकलेट को दांतों से चबाने लग जाते। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपने मन को किसी काम को करने से रोकने लगते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही उस काम को करने की कोशिश करने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम इतना आसान है कि हमारा दिमाग जानता है कि ये किस तरीके से करना है, लेकिन हम उस काम को लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तब जैसे ही हमारा ध्यान भटकता है तो दिमाग अपने आप ही उस काम को पूरा कर लेता है। यही चीज आप अपनी जिंदगी के दूसरे कामों के लिए भी कर सकते हैं। और जब कोई काम इतना जरूरी हो और उसे करने का आपका मन न करता हो तो आप उस काम को रोक लीजिए और जबरदस्ती उसे टालते जाइए। ऐसा करने पर धीरे धीरे आपका दिमाग अपने आप ये संकेत देने लगेगा कि अब आपको ये काम कर लेना चाहिए। हमने पहले भी बात की थी कि रोज के हमारे कामों के लिए हमें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। यानी मुझे या आपको सुबह उठकर ब्रश करने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, और ना ही नहाने के लिए या कपड़े पहनने के लिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सब हमारी आदत में शामिल हो चुके हैं। इसलिए जिंदगी के दूसरे कामों को अगर हमें आसानी से करना है तो उसका एक तरीका ये है कि हम उन्हें अपनी आदत बना लें। लेकिन किसी काम को अपनी आदत बनाने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना भी जरूरी है। जूली स्मिथ बताती हैं कि सबसे पहले तो आप जो नई आदत बनाना चाहते हैं उसे इतना आसान कीजिए कि आपकी जिंदगी में उससे कोई तकलीफ ना हो। जैसे कि अगर आप अचानक ये आदत बनाने की कोशिश करें कि आप रात में सिर्फ 2 घंटे सोएंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? वहीं इससे अलग आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ये फैसला कर लें कि अगली सुबह से आप रोज 15 मिनट जल्दी उठने की कोशिश करेंगे। और इस तरह के आसान कामों की आदत डालना भी आसान होता है। इसके बाद अपने आसपास ऐसा माहौल तैयार कीजिए जिससे आप उस आदत को पूरा कर पाएं। जैसे अगर आपने सुबह 15 मिनट जल्दी उठने की आदत बनाने का फैसला किया है तो रात को अच्छी नींद लेने की भी पूरी तैयारी कर लें जिससे आप सुबह जल्दी उठ सकें। इसके बाद आपको अपनी नई आदत बनाने में कौन कौन से काम करने होंगे उनका पूरा प्लान बना लीजिए, और अगर जरूरत हो तो रिमाइंडर भी लगा लीजिए कि किस वक्त पर कौन सा काम करना है। लेकिन अगर ऐसा न हो पाए तब भी घबराने या दुखी होने की कोई बात नहीं है। अब हम पहले ही ये जान चुके हैं कि अपनी हार से दोस्ती करना मोटिवेशन का बेहद जरूरी हिस्सा है। और अगर आप अपनी आदत बनाने में कामयाब होने लगते हैं तो छोटे छोटे टारगेट्स यानी लक्ष्य पूरे करने के लिए अपने आप को बधाई दीजिए और अपनी जीत को सेलिब्रेट भी कीजिए। अब सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं बाहर जाएं या फिर पार्टी करें, क्योंकि आखिर में हमेशा ये याद रखना है कि अपने मन को बधाई देना और मन में शांति और सेटिस्फेक्शन महसूस करना इंसान का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है। जिंदगी में बड़े बदलाव। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ चीजें बदलना चाहते हैं। हमें लगता है कि कुछ गलत है जिसे ठीक करना है, और वो बहुत जरूरी भी है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि क्या आखिर वो गलत है क्या, और हमें किस चीज को बदलने की जरूरत है। फिर भी इतना तो मालूम होता है कि किसी न किसी चीज में बदलाव की सख्त जरूरत है। ऐसी हालत में जब हम कोई फैसला नहीं कर पाते तब हमारा दिमाग हमारे मन की बातों का मालिक बन जाता है। अब जैसा कि हमने पहले बताया कि जब भी हम कोई फैसला नहीं कर पाते तो हमारा दिमाग सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेकर खुद ही फैसले करने लग जाता है। पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरा ध्यान देकर ये देखें कि किस तरह की बातें हमारे दिमाग में जा रही हैं। ऐसे में खुले दिमाग से पूरी सावधानी रखते हुए अगर हम अपने तजुर्बे को समझने की कोशिश करेंगे तब कहीं जाकर दिमाग को उल्टे फैसले लेने से रोक पाएंगे। मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का एग्जाम्पल देते हुए जूली स्मिथ कहती हैं कि आइंस्टाइन कहा करते थे कि अगर उन्हें 1 घंटे में कोई प्रॉब्लम सुलझाने के लिए दी जाए तो वो 1 घंटे में से 50 मिनट प्रॉब्लम के बारे में सोचने में बिता देंगे और सिर्फ 10 मिनट उसका जवाब ढूंढने पर खर्च करेंगे। यही थ्योरी हमारी जिंदगी की समस्याओं पर भी लागू होती है। हम अक्सर जिंदगी की मुश्किलों के हल ढूंढने में ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि असल में हमें समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए था कि वो शुरू कहां से हुई, क्योंकि किसी भी मुश्किल को ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम उसको पूरी तरह से समझ लें। साथ ही प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई, किस वजह से हुई और क्यों हुई जैसे सवालों का जवाब देने के बाद ही हम उसके सॉल्यूशन यानी हल पर बात कर सकते हैं। अब यहाँ हमें मेटा कॉग्निशन का इस्तेमाल करना है, जिसकी चर्चा हमने पहले के एपिसोड में की थी।
जैसा कि हम जानते हैं, मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है कि हम रुककर अपनी समस्या के बारे में अच्छी तरह से सोचें। वहीं अब हम इस बारे में बात करेंगे कि मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल हम जिंदगी में आने वाले बड़े बदलावों में कैसे कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम एक डायरी और पेन लेकर अपनी समस्या के बारे में लिखने बैठ जाएं। और जब हम इसके बारे में लिखें तो उसे इस तरह न लिखें जैसे कोई और उसको पढ़ने वाला हो, क्योंकि किसी और का ख्याल बन जाने पर हम सही ढंग से अपने मन की बात नहीं बता पाएंगे। इसलिए पूरी ईमानदारी से अपनी डायरी में अपनी मुश्किलों के बारे में एकदम आसान भाषा में सब कुछ लिख दीजिए। कोशिश कीजिए कि अपनी प्रॉब्लम से जुड़े सभी सवालों का जवाब भी आप लिख कर दे सकें। डायरी में लिखते वक्त आप ठीक से याद करते हुए ये भी लिखिए कि क्या आपकी जिंदगी में हाल ही में कोई बड़ी घटना हुई है जिसने आपकी जिंदगी पर गहरा असर डाला हो। अगर हाँ, तो उस घटना के वक्त आपको क्या महसूस हुआ था, उसका असर आपके शरीर के किस भाग पर हुआ था, यानी आपका सिर दर्द करने लगा या घबराहट होने लगी या फिर दिल तेजी से धड़कने लगा और या फिर आप रोने लगे या कुछ और। इसके बाद अपने आप से सवाल पूछें कि मन में आ रही इन भावनाओं के बाद आपने क्या किया या आपका क्या करने का मन हुआ। अगर आपने अपने मन की बात या इसके जवाब में कोई रिएक्शन दिया तो उसके क्या नतीजे निकल कर आए, वो भी डायरी में लिख दीजिए। और इतना करने पर आप अपनी परेशानी की जड़ तक पहुंच जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि आपको जो दिक्कत झेलनी पड़ रही है उनकी असल वजह क्या है, और इसके बाद ही आप उनका इलाज ढूंढ भी पाएंगे। इमोशंस क्या होते हैं? इस बुक समरी में अब तक हमने खराब मूड और मोटिवेशन के बारे में बहुत सी बातें जानने की कोशिश की। वहीं अब जूली स्मिथ हमारा ध्यान ले जाती हैं कि इमोशंस क्या होते हैं और उनको किस तरह संभाला जाए। अपनी बात शुरू करते हुए जूली कहती हैं कि जब भी कोई आदमी अपने मन की शांति के लिए किसी थेरेपिस्ट के पास जाता है तो उससे एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि तुम्हें इस थेरेपी से किस चीज की उम्मीद है। आमतौर पर हर एक इंसान तब यही जवाब देता है कि उसे अपने दिमाग में चल रहे बुरे इमोशंस को बाहर निकालना है और उन सारे अच्छे इमोशंस को फिर से जीना है जो जिंदगी में किसी न किसी वक्त पर उनके मन में थे। और ये बहुत साधारण सी बात है। हम में से हर एक इंसान कुल मिलाकर खुश ही रहना चाहता है और हमारी खुशियां जुड़ी हुई हैं हमारे इमोशंस से। हमारा दिमाग जब हमारे आसपास हो रही चीजों को समझने की कोशिश करता है तो इमोशंस पैदा होते हैं। हमारी आंखें, हाथ, मुंह, हार्मोन्स और हमारा दिल, ये सब जो भी हरकतें करते हैं उनसे हमारे दिमाग को एक मैसेज मिलता है और हमारा दिमाग उसको समझकर हमें ये बताता है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, और इसी को हम इमोशन कहते हैं। इसके साथ ही जूली स्मिथ यहाँ हमारे सामने एक सवाल रखती हैं कि कैसा हो अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएं और हम खुद ये तय भी कर पाएं कि आज हमें कैसा फील करना है। और सोचिए, अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन इमोशंस यानी हमारी भावनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं होती और न ही वो हमसे पूछकर बाहर आती हैं। ये भी कोई नहीं बता सकता कि किस चीज को देखकर हमारे अंदर कौन से इमोशंस जाग जाएंगे, इसलिए हम कैसा महसूस करेंगे इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि हम परेशान करने वाले या दुख देने वाले इमोशंस को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। जूली स्मिथ कहती हैं कि मान लीजिए आप समंदर के बीच फंसे हुए हैं और आपके सामने बड़ी बड़ी पानी की लहरें उठ रही हैं। ऐसे में आप कुछ भी कर लें, आप उन लहरों को आने से रोक नहीं सकते। आप उसे रोकने की कोशिश भी करें तब भी उन लहरों में इतनी ताकत है कि वो आपको साथ बहा ले जाएं या फिर आपको पानी के अंदर डुबो दें। ऐसी हालत में आपके पास बस एक रास्ता बच जाता है कि आप ये देखें कि जब लहर ऊपर उठकर दोबारा नीचे आती है तब आप अपने पैरों का इस्तेमाल करके पानी से बाहर आने की कोशिश करें। इस तरह बिना लहरों की चाल को समझे आप उनसे कभी नहीं बच पाएंगे। और जैसी हालत एक आदमी की समुद्र की लहरों के बीच में होती है वैसी ही हालत उसके इमोशंस के बीच भी होती है। इमोशंस यानी भावनाओं को भी आप जबरदस्ती रोक नहीं सकते और ना ही उनसे लड़ सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप इमोशंस को अपने ऊपर से बहने दें और जब वो नीचे उतरने लगे तब अपने पैरों पर खड़े होकर उनसे बाहर निकल आएं। मगर सबसे पहली गलती जो हम यहाँ करते हैं वो ये है कि इमोशंस को फैक्ट यानी सच्चाई की तरह देखने की कोशिश करते हैं। हम इमोशंस को एक ऐसा सच मान लेते हैं जिसको कभी बदला ही नहीं जा सकता, जबकि इमोशंस सच्चाई ना होकर सिर्फ एक अंदाजा होता है जो हमारा दिमाग हमारे आसपास की चीजों को समझने के लिए लगाता है। और ये अंदाजा कभी सही भी हो सकता है तो कभी गलत भी।
लेकिन अगर इमोशंस को हम सच समझ लें तो उनसे होने वाले नुकसान को झेलना भी पड़ जाता है। वहीं ऐसा करने पर हमारे दुख के बढ़ने के अलावा और कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इमोशंस को सच्चाई नहीं बल्कि सिर्फ एक अंदाजा समझें। इतना कुछ होने के बाद भी हम कुछ देर रुककर अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर सकते हैं और अगर उनसे हमें दुख मिल रहा है तो उन्हें रोक भी सकते हैं। अब आखिर वो क्या तरीका है कि जिनसे हम अपने इमोशंस को रोक सकते हैं? तो जूली स्मिथ की माने तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने आप से कुछ सवाल पूछें। जैसे ही हमारे इमोशंस हम पर हावी होने लगें तो शांति से बैठकर उनके गुजरने का इंतजार करें। फिर उसके बाद बैठकर सोचें कि हमको किस तरह के अनुभव हुए और उनका हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है। इसको और अच्छी तरह से समझेंगे हम अगले एपिसोड में। इमोशंस को कैसे संभालें? पिछले एपिसोड में इमोशंस के बारे में जानने के बाद आपके मन में सीधा सवाल यही आया होगा कि इमोशंस यानी भावनाओं का हम क्या करें। तो इस एपिसोड में हम इमोशंस को किस तरह से संभालें और इसे कैसे समझें, और अगर उनसे कोई नुकसान हो रहा है तो उसे कम करने के तरीकों के बारे में भी हम बात करेंगे। अब तक हम ये जान चुके हैं कि भावनाओं को समझने के लिए उनके गुजर जाने का इंतजार करना होता है। उसके बाद ही शांति से बैठकर हम ये सोच सकते हैं कि ये भावनाएं हमारे मन में कहां से आईं, क्यों आईं और इनका असर हमारे दिमाग पर किस तरह से हुआ। अब ऐसे में इमोशंस को संभालने की तैयारी में सबसे जरूरी चीज है कि हम ये बात दिमाग में बैठा लें कि हम इमोशंस से नहीं बने हुए हैं और न ही हमारे इमोशंस हमारी असली पहचान है। अब मान लीजिए कि आप किसी दिन गुस्से से भरे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके इमोशंस आप पर हावी हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक गुस्से वाले इंसान हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि किसी इमोशन की वजह से आपको गुस्सा आ गया। इसलिए आपके मन में जो भावनाएं हैं वो आपकी सही पहचान दिखाने के लिए काफी नहीं होती, और सबसे पहले हमें यही बात समझ लेनी चाहिए। दरअसल इमोशंस वैसे ही होते हैं जैसा आप महसूस करते हैं। जैसे कि आपके घर से बाहर किसी आदमी को शराब पीकर गुंडागर्दी करते देखा तो आपके अंदर गुस्से की भावना आ गई। इसी तरह मान लीजिए कि आप किसी हॉस्पिटल में गए और आपने बहुत सारे बीमार लोगों को देखा। जहां कोई अपनी बीमारी से लड़ रहा है तो कोई धीरे धीरे मौत की ओर आगे बढ़ रहा है। अब इन्हें देखकर आप में दया और उदासी के इमोशंस आना बहुत आम बात है। और वहीं अपने भावनाओं पर काबू पाने के काम में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये किसी न किसी अनुभव की वजह से ही आपके दिमाग तक पहुंचे हैं, और अब उनको ढूंढना और उनसे पैदा हुए असर को समझना बेहद जरूरी है। हालांकि अपने भावनाओं को सिर्फ समझ लेना ही काफी नहीं होता। एक भावना आपको सिर्फ ये बता सकती है कि कोई विचार आपके दिमाग में आया क्यों, लेकिन उसके पीछे की पूरी कहानी सिर्फ एक इमोशन को समझने से नहीं पता चल सकती। इसे समझने के लिए हम दोबारा हॉस्पिटल वाले उदाहरण पर लौटते हैं। अपनी उदासी का कारण जानने के लिए आप जब सोचेंगे तो पाएंगे कि हॉस्पिटल में कुछ दुखी मरीजों को देखकर आपके मन में भी वैसी ही भावना आने लगेगी। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, न कि पूरी कहानी। क्योंकि आखिर में ये सवाल भी आ जाता है कि आपको हॉस्पिटल में बीमार लोगों को देखने के बाद दुख हुआ ही क्यों। तो हम कह सकते हैं कि हर एक भावना हमें हमारे बारे में कुछ जानकारी तो देती है, और उसकी वजह से हमें अपने आप को लेकर कोई राय बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इमोशंस यानी हमारे मन की भावनाएं भले ही हमें हमारी पर्सनैलिटी के बारे में ज्यादा कुछ न बताती हों, लेकिन इनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। और एक बेहद जरूरी काम जो ये करते हैं वो ये है कि अगर हम शांति से बैठकर ये सोचें कि हमारे मन में जो भावनाएं हैं उनकी शुरुआत कैसे हुई, वो हमारे दिमाग में क्यों आए और उनसे हम पर क्या असर पड़ रहा है, इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए हमें ये भी पता चल जाएगा कि अपने मूड को ठीक रखने के लिए या फिर जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। अब अगर हम ये समझ लें कि बाहर सड़क पर कोई चीज ऐसी है जिसे देखकर हमारे मन में गुस्सा आता है, उदासी के भाव जागते हैं, तो ऐसी चीजों को इग्नोर करके हम अपने मन की शांति बनाए रख सकते हैं। इसके साथ ही ये बात भी ध्यान रखें कि हमेशा इमोशन को सिर्फ खुशियां या दुख जैसे दो भागों में न बांटें, बल्कि उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचकर ये पता लगाएं कि वो हमसे असल में कहना क्या चाहता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्सा महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन असल में वो गुस्सा दया के रूप में हमारे मन में आया था। जैसे कि आप किसी गरीब बच्चे को देखकर अगर समाज पर गुस्सा करते हैं
तो इसका एक मतलब ये भी है कि आपको उस गरीब बच्चे के लिए दया भी आ रही है। आखिर में लेखिका जूली हमें दोबारा ये बात याद करते हुए कहती हैं कि हमें उसको रोकना नहीं है, न उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऐसा करने का कोई खास फायदा नहीं होने वाला। हम पहले ही जान चुके हैं कि इमोशंस समुद्र की लहरों की तरह है, जिससे आसानी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास ये ही ऑप्शन है कि हम उनका मुकाबला करें और उन्हें अपने अंदर आने दें, फिर बैठकर सोचें कि उनका क्या करना है। बुरे या खराब इमोशंस से लड़ने के लिए जूली स्मिथ एक तरीका बताती हैं। वो हमें अपने आसपास कुछ ऐसी चीजें रखने के लिए कहती हैं जो हमें खराब मूड में भी कुछ पल की खुशी दे सके, और इन्हें जूली ने सेल्फ सूदिंग बॉक्स कहा है। सेल्फ सूदिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें कुछ चीजों का इस्तेमाल करके हम खराब से खराब मूड में भी मन को बहलाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर खराब मूड के वक्त हम गलत फैसले कर लेते हैं या कुछ ऐसे काम करते हैं जो हमारे दुख को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे में सेल्फ सूदिंग का तरीका बेहद काम का साबित हो सकता है, और ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो हमें खराब मूड में भी राहत पहुंचाएंगी। सेल्फ सूदिंग का एग्जाम्पल देते हुए जूली स्मिथ कुछ चीजें हमारे सामने रखती हैं। पहली चीज है हल्के गुनगुने पानी की बोतल। अब भावना चाहे कैसी भी हो, पानी एक ऐसी चीज है जो हमें कुछ टाइम के लिए रिलैक्स कर देती है। फिर चाहे आप गुस्सा हो, दुखी हो या किसी भी तरह के मूड में हो, पानी हमेशा हमारी पहली चॉइस होती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई आदमी रो रहा हो या किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, तब लोग सबसे पहले उसे पानी के लिए पूछते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी ही हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी आधार है। इसलिए जब भी हमें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा होता हुआ दिखता है तो घबराहट की वजह से सबसे पहले पानी की ही याद आती है। दूसरा तरीका जो जूली ने बताया है वो है अपने किसी दोस्त या परिवार के किसी खास इंसान से बात करना। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि जिससे आप बात करना चाहें वो इतना समझदार हो कि आप पर अपनी कोई राय न बनाए, और साथ ही आपकी बात को अच्छी तरह से समझ भी सके। लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ बात करने से ही सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। हमने पहले भी इस बारे में बात की कि हमारे शरीर की एक्टिविटी का सीधा असर हमारे दिमाग और इमोशंस पर होता है। हमारा शरीर जितना एक्टिव होगा, एक्सरसाइज करेगा या चलता फिरता रहता है, उतना ही ज्यादा हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहता है। इसलिए अपने शरीर को लगातार एक्टिव रखिए और उससे कोई ना कोई काम भी करवाते रहिए। इससे एक फायदा तो ये होगा कि आपके दिमाग में जो बुरे विचार आ रहे हैं उनसे आप कुछ वक्त के लिए दूर हो जाएंगे, और दूसरा फायदा ये है कि जितना आपका शरीर एक्टिव रहेगा, आपका दिमाग भी उतना ही अच्छी तरीके से काम करेगा। वहीं तीसरा तरीका है अच्छा म्यूजिक सुनना। म्यूजिक किस हद तक हमारे दिमाग को प्रभावित कर सकता है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो आप अगर दुखी हो तो दुख भरा कोई दूसरा म्यूजिक सुनकर देखिए। ऐसा करने पर आपका दुख कई गुना बढ़ जाएगा। इसी तरह अलग अलग भावनाओं से भरा हुआ म्यूजिक आपके दिमाग पर भी अलग अलग तरह से असर डाल सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि जब भी आपका मूड खराब हो तो आप अपना पसंदीदा म्यूजिक या संगीत सुनें, और वो ऐसा होना चाहिए जो आपको और भी ज्यादा उदास या गुस्से में न धकेले, बल्कि आपका मूड ठीक करने में मदद करे। अगर आपकी भावनाएं आप पर बहुत ज्यादा हावी हों तो आप जो भी काम कर रहे हों उसे बंद करके कुछ सेकंड गहरी सांस लीजिए। वहीं अपनी सांस को जितना हो सके उतना धीमा और गहरा बना लीजिए। ऐसा करने पर आप तुरंत रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। इसके अलावा आपके पसंद के फूल, कोई आर्ट या परफ्यूम भी आपके बिगड़े हुए मूड को और भावनाओं को संभालने में मददगार साबित हो सकते हैं।